Hello everyone, my name is Aditya Pandey and this would be my first video related to academics. Would mostly be talking about UPSC क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि there are myths which are to be busted about UPSC. So मैं थोड़ा सा इंट्रो अपने बारे में दूंगा, then I'll talk briefly about the paper and then हम देखते हैं कि आखिर UPSC की वो कहते हैं ना कि हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे. We'll go through step by step and we'll be very slow in this aspect, not slow for in terms of time but in terms of understanding. क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको कोई जंग लड़ने जानी है, सो यू हैव टू इंश्योर कि आपकी जो तलवार की धार है ना, वो बहुत तेज हो. सो अनलेस यू अंडरस्टैंड द यूपीएससी, यू कैन नॉट मेक एनी क्लेम्स और गेसेस. सो आते हैं, वो कहते हैं ना कि लेट्स नॉट डू एनी फर्दर अडो, लेट्स गो हेड. तो सबसे पहले मैं यूपीएससी के बारे में बात करूं तो our focus for this particular video, it would not, it is not a strategy video. No, it's not. It's a very general video. हम बिल्कुल सामान्य तरीके से चलेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि चीज़ों को समझें, क्योंकि अनलेस वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देयर वुड बी ऑफ नो यूज़. सो दिस मेनली वुड कवर द सिलेबस, कि आखिर सिलेबस है क्या और जो प्रेफर्ड बुक लिस्ट्स हैं, क्योंकि अभी भ्रांतियां बहुत हो गई हैं कि सर ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो यहाँ से कर लें क्या. तो ये जो भ्रांतियां हैं ना, इनको दूर करना, इनका निराकरण अत्यावश्यक है, अत्य आवश्यक हो जाता है. और वही हमारा पर्पस भी है इस वीडियो में. सो विदाउट गेटिंग एनी, वो कहते हैं ना कि बिना किसी देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने बारे में. तो मेरा नाम आदित्य हुआ. ओके. मैंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है अभी, जो पिछली बार कंक्लूड हुआ है 2020, उसमें मैं 48th रैंक लेकर के आया हूँ. सो दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रो एंड आई एम करेंटली अंडर गोइंग एज एन IAS ट्रेनी, ऑफिसर ट्रेनी एट लबासना. जैसे आप अभी ड्रीम करते हैं कि आपको जाना है और आपको लबासना में जा कर के आपको वो कहते हैं ना कि अपना मन पसंदीदा प्रशासनिक सेवा, दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बट ऑल्सो टू पुलिस सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज. देर आर मल्टीट्यूड ऑफ सर्विसेज विच आर ऑफर्ड थ्रू यूपीएससी. सो हम वो देखेंगे. इसके अलावा थोड़ा सा जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं उसको देख लेता हूँ कि आखिर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है. सो मैंने 10th गुजरात से ख़त्म करी. मैं अपनी दीदी जिया जी के साथ था. मैंने 12th पटना के केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से किया है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से. ओके. सो दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रो. इसके बाद मैंने ऑलमोस्ट फॉर 18 months आई वर्कड विथ IMS. देन आई डिड माई MBA. फ्रॉम IIT रुड़की. Okay, so this is my brief intro, and then I worked with ICICI Bank. So this is all about me. That's all. And currently आप जानते हैं मैं लबासना मसूरी में अपना ट्रेनिंग ले रहा हूँ. सो बिना किसी, वो कहते हैं ना कि बिना किसी देरी के, डो नॉट डेल्विंग हियर एंड देयर, मैं इंश्योर करूँगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ टू द पॉइंट. उसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है, भ्रम नहीं है. मैं अपने मन से आउट ऑफ थिन एयर, वो ऐसे करते हैं ना कि ओम करके कुछ लेके आए और थिन एयर आई क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. सो नो, आई एम नॉट क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग. तो सबसे पहले जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, हमारा जो फर्स्ट रेफरेंस है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्ट गोल है हमारा, वो था सिलेबस. और ये चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे इंटर करी हैं, जैसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल ज्योग्राफी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है. देर इज़ अ रेफरेंस लिंक अबाउट इट. वो रेफरेंस लिंक, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट राइट नाउ, बट एनीवेज वो रेफरेंस लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद, जब मैं ये PDF अपलोड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और आई एम्बेड हियर ओनली ऑन द यूट्यूब. तो आप वहाँ भी देख सकते हैं. तो ये जो पेपर 1 है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरल स्टडीज पेपर 1. हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य अध्ययन. और जो दूसरा पेपर है, विच विच बेसिकली टेस्ट योर एप्टीट्यूड, दिस इज नोन एज CSAT पेपर और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट.
एप्टीट्यूड इज नथिंग बट योर इनहेरेंट कैपेसिटी टुवर्ड्स समथिंग। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वील डील इन फेयर अमाउंट। आखिर क्या है, कैसे है, एवरीथिंग। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी प्रिटी ओके और प्रिटी क्लियर टू यू ऑल, क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इस पूरे के पूरे सिलेबस में सबसे पहले हम सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अर्थात कि जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, जो कि विदेशों में भी हो रहा है, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का जो एक मिनी वॉर चल रहा है, or you can call it a skirmishes or across the boundaries which is creating havocs across the globe, जिसकी वजह से उसके इम्पैक्ट बहुत वेराइड हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट हैं, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जब लाइक वीट का चैलेंज आ जाता है, क्योंकि यूक्रेन इज समथिंग विच इज़ पॉपुलर फॉर बीइंग कॉल्ड द बोल ऑफ वीट बोल ऑफ यूरोप। सो ये चीज़ें, इनके इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़े जाते हैं। तो ऐसा कोई भी इवेंट जो कि नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, वो हमारे करंट में आ जाता है, विच आई प्रेफरली कॉल्ड एज डायनेमिक पार्ट। क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, जब आप उसका कोई इन्फ्रेंस बना रहे होते हैं, तो दैट कम्स फ्रॉम योर स्टैटिक पार्ट, ऑन विच योर रैशनल एनालिसिस, यू डू सम लॉजिकल इन्फरेंसेस, और उस बेसिस पे, उस कॉमन सेंस के बेसिस पे आप कुछ रेफरेंसेस ड्रॉ करते हैं। तो उन्हें ही हमें समझने की कोशिश करनी है। सो दिस एंटायर पार्ट इज ऑल्सो नोन एज करंट अफेयर्स। सेकेंड इज योर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें, तो हमें समझना पड़ेगा कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, सो दिस इज नॉट जस्ट अ लीनियर सेगमेंट ऑफ टाइम। we'll have to go through a very varied notions, obviously linear ही है वो, but वो linear in terms of टाइमलाइन ओनली है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर के 10 तक की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट उसके जो इवेंट्स है ना, दे आर वेरी एनाक्रोनिस्टिक इन नेचर, कि हम एक लीनियर बेसिस, मैथमेटिकल अगर हम बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर हम सोसाइटी के एस्पेक्ट पे बात करें, इकोनॉमी के एस्पेक्ट पे बात करें, तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, ये लीनियर उस सेंस में नहीं रह जाता है। एंड वी हैव टू रीड एंशियंट, जिसको हम आधुनिक भारत भी कहते हैं, साथ में हमारा मिडीवल इंडिया, और साथ में हमारा मॉडर्न इंडिया विच बिकम्स योर आधुनिक भारत, और साथ में हमें आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक था, इसके साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इट मींस कि भारत जब गुलाम हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ कर आकर के भारत पे अपनी औपनिवेशिक सत्ता हासिल कर ली, तो ये कहना है कि उस दौरान अगर नेशनल मूवमेंट, भारत में कोई स्वतंत्रता का संग्राम हुआ या स्वतंत्रता के लिए कोई लड़ाई लड़ी गई है, तो उसमें क्या योगदान रहा लोगों का, या फिर भारत का नेशनल मूवमेंट कैसा रहा है। तीसरा, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि मोस्टली फिजिकल एंड ऑल उसके साथ डील करेगा। नेक्स्ट इज योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें देखिए, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वी हैव टू गो थ्रू एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम लाइक डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और ओलिगार्की। उनका बहुत ज़्यादा हमें नहीं ज़रूरत पड़ता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एज वेल। इसके बाद पंचायती राज, विच इज़ सपोज टू बी वन ऑफ दी लैंडमार्क इवेंट्स है, क्योंकि पंचायती राज से हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन रियलिटी। वो कहते हैं ना कि अगर लोकतंत्र है, तो ये आपका डायरेक्ट लोकतंत्र है। इट मीन्स पीपल एक्सरसाइज देयर राइट्स डायरेक्टली, नॉट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। उनकी भागीदारी होती है, जन भागीदारी, वो हम पढ़ेंगे आगे, पर अभी नहीं। अभी हम सिंपली सिलेबस को डील कर रहे हैं, और हम उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर इस सिलेबस का पर्पस क्या है। उसके बाद हमें पब्लिक पॉलिसी पढ़नी है। पब्लिक पॉलिसी का सिंपल मतलब ये हो गया कि जैसे अभी कुछ समय पहले सिटीजनशिप बिल आया था, दैट्स अ काइंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी ओनली। देन राइट्स इशूज होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 31 में एक पार्ट था 31, उसमें हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी था, बट that was constitutionally amended, and it was not made a fundamental right, but it was removed from there and put it as a normal right, but it is in constitution, that's why we know it as कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत उस समय की जो द देन गवर्नमेंट रही होगी, उन्होंने उसको हटा दिया था। तो ये समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। चीज़ें लिख दी गई हैं, थोड़ा इलेबोरेशन चाहिए। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यहाँ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बात की गई है। डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज इंक्रीमेंटल इन नेचर, नॉट जस्ट इन लीनियर टर्म्स, बट इन टर्म्स ऑफ योर कैपेसिटी टू ग्रास्प एंड कंज्यूम इंटेलिजेंस एज वेल। तभी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की और सोशल की। जब तक समाज का विकास नहीं होगा,
तब तक हम आर्थिक विकास को एक रियल इंडिकेटर नहीं मान सकते हैं। इसीलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट, जीडीपी एंड ऑल, और उसके बीच का डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। डेवलपमेंट इज हाईली क्वालिटेटिव इन नेचर, यू कैन नॉट सिंपली पुट सम क्वांटिटेटिव टर्म्स ऑन टू इट। देन देर इज पोवर्टी, गरीबी, क्योंकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इंश्योर करें कि पोवर्टी एज अ सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़े, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे मेंस में भी आएगा। इंक्लूजन, इंक्लूजन का सिंपल मतलब है समावेश। Having a long civilizational and cultural history of this country, there have been numerous times in the history, in the history of India, जहाँ पे समाज अनेक वर्गों में बटा रहा है। देर हैव बिन डिवाइसिव पॉलिसी, देर हैव बिन टेंशंस। उन सारी चीज़ों के लिए अब जब हम एज अ न्यू नेशन स्टेट के तौर पर जब भारत को 1947 में एक आज़ाद देश के तौर पर स्थापित किया गया, तो उस समय के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो उस समय के संविधान के जो बनाने वाले थे, वो बहुत क्लियर थे कि हमें एक ऐसा भारत चाहिए जो यूनिटी है, इंटीग्रल है, बट एट द सेम टाइम इंक्लूसिव है। It means there should be fraternity, there should be brotherhood, there should be commonality among the people, there should be love and brotherhood among the people. तो इंक्लूजन बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट कि जो कुछ लोग जो अभी तक अलग थे या पृथक थे, जिनका वो कहते हैं ना कि जिनका विकास नॉट इन वेरी रिग्रेसिव टर्म्स बट इन टर्म्स ऑफ मॉडर्निटी अगर वो नहीं हो पाया है, या फिर जिन पे एनाक्रोनिस्टिकली उन पे थोड़ा बहुत अत्याचार हुआ है, उन चीज़ों से बचाने के लिए, उनका प्रॉपर विकास कराने के लिए इंक्लूजन बहुत जरूरी है। डेमोग्राफिक्स, मोदी जी हमारे द करंट माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि अभी भारत अमृत काल में चल रहा है। तो इस अमृत काल के विजन को देखते हुए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारी डेमोग्राफी है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन, मोर देन 1.4 बिलियन, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका जो वर्किंग पॉपुलेशन है, दैट इज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटेड टू सम ग्रोथ, बिकॉज वी हैव अ विजन ऑफ अचीविंग सम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वेरी सून एंड देन बिकमिंग द डेवलप्ड नेशन। सो इट इज imperative and it is the duty of each and everybody, not just in the government but also everybody, each and every individual is responsible to this goal, so that we ascent। वो कहते हैं ना कि हमारी 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 जो चढ़ाई है, हमारा जो एसेंट है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप और कैटेगरी ऑफ पीपल का होना चाहिए। हमें एक समावेशी भारत बनाने के लिए इंश्योर करना है कि हम सभी जनों का विकास लेकर के चल सकें, और उसी बेसिस पे सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, अर्थात हमारे जो समाज के जो वो भाग हैं जो अभी तक जिनका एमिलियरेशन होना बाकी है, जिनका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, उसके लिए ये पार्ट आता है। उसके बाद जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को अलग पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, देन क्लाइमेट चेंज, बिकॉज दिस इज अ वेरी बर्निंग टॉपिक। ये जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। जब हम ये पढ़ते हैं तो थोड़ा फिलोसफिकल होना पड़ता है। देन वी हैव टू बैलेंस द इंटायर थिंग, द फाइट ऑफ इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी के लिए अगर हम वो कहते हैं ना कि अनवारंटेड ग्रोथ करें तो चैलेंज आएगा। देन वी हैव द सेकेंड पेपर विच इज नोन एज योर एप्टीट्यूड पेपर। इसमें मोस्टली हमारा कॉम्प्रिहेंशन होता है। कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग द गिवन पैराग्राफ। जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, दैट इज मोस्टली योर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इंश्योर्स कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल कनेक्टिविटी है और कनेक्टिंग द डॉट्स है, उस पर फोकस हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके क्वेश्चंस वही होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग। मोस्टली कुछ लोग कहेंगे कि ये कैट के लेवल का हो चुका है, बट वील सी लेटर। देन जनरल मेंटल एबिलिटी रिलेटिंग टू योर क्वांट एंड मैथ्स, देन बेसिक न्यूमरेसी, डिजिट्स, नंबर्स एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, विच इज मोस्टली ऑफ क्लास 10th लेवल। देन वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन, charts, graphs, and mostly these things are to make sense out of it. That's all. अगर हम डेटा इंटरप्रिटेशन को अगर एक एक वो कहते हैं ना कि एक लाइन में बताएं, तो इट इज़ नथिंग बट मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट। आपको एक डेटा दे दिया गया है, 4-5 लोग रहेंगे, उनके बीच के इंटरकनेक्टेड रिलेशन को बोला जाएगा और कहा जाएगा कि आप इनको बताइए। दैट इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बट व्हेन दोज डेटाज आर मैथमेटिकल, लाइक कुछ नंबर्स हैं, उनका अरेंजमेंट आगे पीछे किया गया है, देन मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट, और सम वर्क इज इन प्रोग्रेस, और उस सेंस पे अगर हम बात करते हैं तो डेटा का जो इंटरप्रिटेशन होता है, नथिंग बट टू मेक सेंस आउट ऑफ। और इस तरीके से ये हमारा सिलेबस वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। अब एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि आपका जो ये प्रीलिम्स पेपर है ना, ये पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स पेपर है, दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर।
इट मीन्स कि अगर हम जीएस पेपर की बात करते हैं, इस वन और सी सेट, तो सी सेट के लिए तो बहुत क्लियर है कि आपको 1/3 मार्क्स चाहिए, विच इज रफली 67 मार्क्स. देर आर 80 क्वेश्चन, 2.5 each, 200, and there is negative marking in both cases, in GS1 also and in that also, that is paper 2. तो आपको इंश्योर करना है कि 200 में आपको सिर्फ 33, दैट इज 33.33% लेके आना है 1/3, विच इज रफली अराउंड 67 मार्क्स, रफली 66.66 और 60. सो यहाँ पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट. दिस इज द की. हमें ईगो नहीं लगाना है. और प्रीलिम्स का भी जो कट ऑफ पिछले लास्ट 3-4 ईयर्स का अगर हम देखेंगे, तो इट इज़ इन द ब्रैकेट ऑफ 88 टू 95. तो हमें इधर हमारे टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 इंटू 2, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग होती है. सो वी कैन सी कि रफली अगर हम 45-50 क्वेश्चन भी अगर हम 100% एक्यूरेसी पे करते हैं, हमारा पेपर क्लियर है. बट वी डोंट हैव टू गो थ्रू दैट. इस पे हम बाद में बात करेंगे. दिस वॉज द बेसिक स्टफ अबाउट द एंटायर थिंग. अब इन सारी चीज़ों को अगर हम इन इन सिलेबस को अगर डिकोड करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पॉलिटी का पार्ट आता है, विच इंक्लूड्स योर गवर्नेंस ऑल्सो. इसके लिए ये दिस इज द ओनली बुक विच इज द बेस्ट. इसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत में सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड हैं. यू हैव टू रीड इट एंड प्लस मेक सेंस आउट ऑफ इट. इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है. सेकेंड, ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर कवर्ड. ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स. अगर कुछ कवर्ड नहीं है, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप स्टैटिक को, अगर कुछ नया है, उसको डायनेमिक के साथ लिंक करें. इसके लिए आपको अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है. नो न्यू बुक. ये आप न्यूज़पेपर कवर करोगे, विच इज़ प्रेफरेबली, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आई थिंक जनसत्ता पढ़ी जा सकती है. तो आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई वॉज अ इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, तो थोड़ा वो तकलीफ होगी मेरे से कि हिंदी वाले जो पार्ट होंगे, आई ट्राई टू डू माई जस्टिस, बट स्टिल आई वुड से डू कोरोबरेट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो, बट आई थिंक जनसत्ता इज द बेस्ट. अगर आप इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग द डॉट्स कर लेते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ के, दैट इज मोर देन इनफ. इसके अलावा देर इज थर्ड थिंग ऑल्सो, कि अगर इन सब से भी काम नहीं चल रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट थिंग्स, यू सिंपली हैव टू गो थ्रू एनी मंथली मैगजीन और मेक सेंस आउट ऑफ इट. दैट्स ऑल. दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट इंडियन पॉलिटी. नाउ थिंग्स, क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? इन माय ओपिनियन नहीं पढ़नी चाहिए. अगर टाइम है, टाइम अलाउज, जैसे सपोज करिए कि आपका जो टारगेट है, आप अभी ग्रेजुएटिंग ईयर में नहीं है, मतलब आप अभी आपके ग्रेजुएशन में आपको 2-3 साल टाइम है, या फिर आपका फोकस ही 3-4 साल बाद है या 2 साल बाद है, तो देन इन दैट केस, इफ टाइम अलाउज, इफ प्रेप टाइम is around 3 years, 3.5 years, then you can go through. लेकिन यू आर वेरी क्लियर कि मेरे पास 1 से 1.5 साल है, 2 साल है, डोंट गो थ्रू, बिकॉज ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन इंडियन पॉलिटी एंड दैट इज मोर देन एनफ. सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स. दिस पर्टिकुलर टॉपिक विच इज पॉलिटी, राज व्यवस्था और गवर्नेंस, बोथ आर कवर्ड. व्हेन सिलेबस इज डिकोडेड अगेन, देन वी हैव इकोनॉमी. इकोनॉमी के केस में पहली जो बुक आती है रमेश सिंह, सबसे प्यारी बुक दी गई है. ये स्टैंडर्ड बुक है. एनी स्टूडेंट फ्रॉम इवन आर्ट्स बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे कैन अंडरस्टैंड इट. बहुत ही क्रिस्पली लिखा हुआ है, स्टैंडिंग मेक इट द नेचर. सो इस केस में बहुत ही प्यार से लिखा हुआ है एंड इट विल डू द जॉब. इसके अलावा ऑल्सो अगर आपको कुछ चाहिए, तो देर इज एन एजुकेटर. इनफैक्ट इवन आई हैव मेड द बेस्ट हेल्प आउट ऑफ हिज गुड थिंग्स. इनकी फिलेंथ्रोफिक एक्टिविटीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है, मुन्नाल पटेल. तो आई हैड माई बैकग्राउंड इन इकोनॉमी. मेरा ऑलरेडी इकोनॉमी का एक बैकग्राउंड था, बिकॉज आई हैड माई MBA फ्रॉम IIT रुड़की. सो मुझे ऑलरेडी चीज़ें आती थी. बट इफ़ आई टेल यू कि अगर मुझे GS एस्पेक्ट से पढ़ना था, इनके यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स थे पूरे. यूट्यूब पे पूरे फ्री लेक्चर्स थे. यूट्यूब पे पूरे पूरे के पूरे फ्री. क्यों ये अभी भी रेलेवेंट क्यों है? वाई दिस इज रेलेवेंट? वाई दिस इज रेलेवेंट? वाई? क्योंकि जो इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, दे डू नॉट चेंज सो इजीली. तो आप इनकी यूट्यूब की जो सेक्शन है, मुझे लगता है 2015-16 में भी इन्होंने पूरा का पूरा बनाया है, और आप इस समय के भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, आपकी चीज़ें क्लियर होंगी. इन्फ्लेशन जो लॉजिक है वही रहेगा, डेवलपमेंट का डेफिनेशन जो है वही रहेगा, अगर हमें डिसइन्फ्लेशन पढ़ना है टॉपिक वही रहेगा. देन देर आर स्टैंडर्ड्स.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देन देर आर रूल्स, उनके चेंज होने में वक्त लगता है, दे आर नॉट वेरी इजी टू बेंड। हाँ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, जैसे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने क्या देखा कि के कर्व की बात आ रही थी, उसका कारण था क्योंकि जब कोविड आया तो देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच वर ग्रोइंग, बट देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच वर हेल बेंट टू हेल, मतलब उनका पतन होना बहुत जरूरी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जरूरी था, बट उनका पतन होना था क्योंकि इकोनॉमी उस हिसाब से जा रही थी। जैसे सर्विस इंडस्ट्री, ऑब्वियसली होटल्स के साथ चैलेंज था, बट एट द सेम टाइम देयर वर सर्टेन इंडस्ट्रीज विच वर मेकिंग बूम। जैसे अगर हम सर्विस में ही एजुकेशन इंडस्ट्री देखें, तो फिजिकल क्लासेस तो बंद हो गई थी, पर जो ऑनलाइन क्लासेस थी, जितने भी जो बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स देश ने अभी देखे हैं, उनके ग्रोथ में सबसे बड़ा जो हाथ था वो कोरोना के समय में उनका रुकना था। जो फिजिकल एक्टिविटीज थी वो रुक गई, बट एट द सेम टाइम द नीड टू इंश्योर दैट एजुकेशन वाज स्मूथ, जियो का हेल्प एंड सर्टेन अदर प्लेयर्स लाइक जियो था, एयरटेल था, इनकी जो सुविधाएं थी टेलीकॉम की, उन्होंने हमें हेल्प करा कि हम एजुकेशन को इंश्योर कर सकें। सो उनमें बूम था, बट एक सेक्टर पूरा का पूरा नीचे जा रहा था। जब हम उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो कुछ ये केसा बनता है, दैट्स अ कॉन्सेप्ट। तो अगर आप मुन्नाल पटेल सर को भी देखते हैं, इवन मुन्नाल पटेल इज सफिशिएंट फॉर योर इकोनॉमी, और अगर कुछ रह जाता है तो जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कि which concerns the Indian economic growth after 1947, हमारे 5 year plans, और आफ्टर दैट व्हाट वर द केसेस। सो आप एनसीईआरटी की 11th की बुक को पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपका वो पार्ट खत्म हो जाएगा, विच डील्स विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, देन सर्टेन एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी रेड फ्रॉम देयर। सो आई थिंक 2 सोर्सेज आई एम सजेस्टिंग, वन इज रमेश सिंह, अनदर वुड बी मुनाल पटेल। इनका यूट्यूब पे फ्री में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक इट। So our second topic is also covered, polity we have covered, and we have economy also covered. Now coming to the environment, वो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट के लिए देर इज ओनली वन बुक विच आई वुड रिकमेंड, एंड दैट इज शंकर आईएएस। इनकी एक बुक आती है, आई डोंट नो द कॉस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि मैंने जो बुक ली थी वो शायद 2-3 साल पुरानी हो गई है, और आई थिंक जितना भी हो यू कैन चेक ऑन अमेजॉन, आप अमेजॉन पे देखो, अमेजॉन पे मिल जाएगी, और यू कैन गेट इट सेकेंड हैंड। सो अगर आप मुखर्जी नगर में हैं या ओआरएन में हैं तो आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगा, या फिर लोकल किसी बुक स्टोर्स पे आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। इवन अमेजॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो दिस विल डू द जॉब। ओके, अब हम आते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं अगर कुछ कवर नहीं हो पाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक लिंक रखी थी, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट बीइंग एम्बेडेड, वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड पीएमएफआईएस, इनकी एक वेबसाइट भी है और इनका एक बुक भी आता है जो कि पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक एनी थिंग विच इज़ नॉट देयर इन शंकर आईएएस और आपको नहीं समझ में आ रहा है, एंड समटाइम्स इनके कुछ कुछ लेक्चर्स के यूट्यूब पे भी बने हुए हैं। पुअर मैन्स फ्रेंड, ये पूरा का पूरा इनका नाम है इस वेबसाइट का, पुअर मैन्स फ्रेंड IAS, PMFIAS। दिस बुक इज सफिशिएंट, और कुछ नहीं करना है अगेन करंट को फॉलो करने के लिए। जैसे देर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक रामसर साइट्स, देन यू हैव टाइगर रिजर्व्स, देन यू हैव नेशनल पार्क्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप कोई भी एक अच्छी मंथली मैगजीन उठाओगे और आप उसको पढ़ के, एंड डू इंश्योर दैट कि आप स्टैटिक को डायनेमिक के साथ लिंक कर रहे हो। लिंकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिक का अगर डायनेमिक से लिंक नहीं होगा तो चैलेंज है, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दिस वे आर थर्ड पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड, विच इज़ योर इन्वायरमेंट। अब हम आते हैं इन्वायरमेंट के बाद हमारा जोग्राफी। जोग्राफी देखिए, जोग्राफी में आई थिंक दिस इज दी ओनली जीएस सब्जेक्ट जहां मैं एनसीईआरटी को प्रेफर करता हूं, एंड विच इज 11th एंड 12th। आप 11th 12th की 2 बुक्स हैं यहाँ पे भी, एंड 12th की भी 2 बुक्स हैं। वन इज फिजिकल जोग्राफी, इट इज द 11th, and then Indian physical geography, this is the 11th all, this is again the 11th only, but this is the second part, and then we have two in 12th। यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा है ये फिजिकल हो जाएगा आपका, फिजिकल ज्योग्राफी, और यहाँ पे जो पूरा का पूरा है ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से डील कर लेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, एवरीथिंग, मतलब समथिंग विच इज इकोनॉमिक पार्ट ऑफ ह्यूमन इन नेचर, और जहाँ पे इंडिया से रिलेटेड इकोनॉमी है। और इसके अलावा आप जीसी लियोंग की बुक को पढ़ सकते हैं, विच इज फॉर द क्लासिफिकेशन। जब हम ग्लोब को बांटते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरा फौना, वेदर कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग। तो उसका एक क्लासिफिकेशन होता है, आपको जीसी लियोंग से पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, देन इन दैट केस अगेन आप पीएमएफआईएस की वेबसाइट पे जाएंगे और सिंपली सर्च करिए क्लासिफिकेशंस, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जो कि वेदर वेस्ट होता है, और ही बहुत ही प्यारे एनिमेशंस के साथ भी मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज गुड टू गो। और आप इंश्योर करिए कि आप उसको पढ़ के अपने आत्मसात कर लीजिए। बट स्टिल आई वुड से दिस इज वेरी वेरी मस्ट, इसको भूलना नहीं है, दिस इज मस्ट। दो बुक्स 11th की और 12th की, दो बुक्स मस्ट है। इसमें भी फर्स्ट बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, एंड देन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स वाला ठीक है, दोनों करिए, जरूरी है, क्योंकि इट वुड नॉट टेक मच टाइम। आई थिंक 100 पेज की बुक्स हैं, 100 110 की, तो यहाँ पे 250 पेज मैक्सिमम और इधर 250 पेज मैक्सिमम, आपका ज्योग्राफी पार्ट इज कवर्ड। और अगेन स्टैटिक के बाद आपको लिंक करना है, आपको डायनेमिक पार्ट को कुछ नहीं करना है, आप अपनी मंथली मैगजीन से आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, रिवाइज करेंगे, बिकॉज दैट इज द की। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि दिस माइट लुक लीनियर इन मैथ्स, but when we look at it from a philosophical angle, it is highly variable, and that's why we have certain timelines. सबसे पहला हमारा एंशियंट आता है, सबसे पहला हमारा एंशियंट आता है, देन वी हैव medieval। use for my spelling mistakes, if I make any, I'll be extremely sorry for this। ठीक है, तो इन तीन को हम सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे एंशियंट की, फॉर हिंदी इट इज आधुनिक भारत, और मिडिवल इट गोज फॉर मध्यकालीन, एंड यहाँ आधुनिक भारत। सो एंशियंट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की एक बुक आती है, ठीक है, जो कि आर एस शर्मा द्वारा पब्लिश्ड है। ये आपको अब कोई प्राइवेट पब्लिकेशन अगर इसको लॉन्च करता है तो आप देख लीजिएगा, दिस इज हैंड्स डाउन। इसके अलावा एनसीईआरटी में एंशियंट का, एंशियंट इज रफली फ्रॉम, आई थिंक जो हमें पढ़ना होता है वो कुछ कुछ जो हमारे पैलियोलिथिक और उसके पहले पढ़ने होते हैं, तो आई थिंक सर्टेन एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा आप ऑनलाइन। बट जो मेजर चैप्टर है वो 7000 बीसी से लेकर के आई थिंक कन्नौज ट्रायंगल के, अप्रॉक्सीमेटली कन्नौज ट्रायंगल पे आकर के रुक जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 700 एडी पे आता है। ऐसे हम इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन या वाटर टाइट ब्रेकेज नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल हम मान के चलते हैं कि ये वो समय रहा होगा जिसमें हम पूरा का पूरा जनपदाज, 16 महाजनपदाज, देन मौर्यन, देन साउथ में, यहाँ साउथ में भी कुछ, साउथ ऑफ इंडिया ये वाला जो कल्चर्स है, साउथ इंडियन कल्चर्स को जब हम पढ़ेंगे तो आप तमिलनाडु की बुक्स को रेफर कर सकते हैं, 11th 12th बोथ। प्यारी सी बुक है, आप प्लीज़ उसको रीडिंग कर सकते हैं और वो पूरी खत्म हो जाएगी। मिडिवल के लिए यू कैन एक्सक्लूसिवली रिलाई ऑन ओल्ड एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटी। आई थिंक द राइटर वुड बी सतीश चंद्रा, आई एम स्टिल डाउटफुल, क्योंकि वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कभी इंटरेस्ट रहा नहीं था मिडिवल में, बट स्टिल आई हैड मेड माई मैप्स, मैंने माइंड मैप्स के तरीके से पढ़ा था और उसी तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी उसमें। नाउ जब हम नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे जो मॉडर्न इंडिया है, तो उसके लिए भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो, विच इज़ योर बिपिन चंद्रा। ओके, एंड द सेकेंड जो बुक है विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। दिस इज दी हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद वही करंट में अगर कुछ है स्टैटिक का रिकॉल, क्योंकि यहाँ कुछ नया आता नहीं है अपार्ट फ्रॉम डिस्कवरीज, जैसे वैगई सिविलाइजेशन इज इन न्यूज़, वो आपको करना पड़ेगा। बट हाँ, दिस इज दी स्टैंडर्ड रेफरेंसेज विच यू हैव टू गो थ्रू फॉर हिस्ट्री। एंड जैसा मैंने कहा कि हिस्ट्री का वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, तो यहाँ से ये 750 एडी से लेकर के हम अप्रोक्सीमेटली 1755 तक पढ़ते हैं, या आप कह लीजिए 1600 एडी तक, ठीक है। एंड देन 1600 ऑनवर्ड्स आपका पूरा का पूरा मॉडर्न भारत आ जाता है। नाउ कमिंग टू द आर्ट एंड कल्चर, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली। तो इसमें जो रेफर्ड बुक्स होती हैं, दो आई डू नॉट सजेस्ट इट, वही मैं कहूँगा कि अगर आपके पास वक्त है, आपके पास टाइम है, यू कैन गो थ्रू द बुक नितिन सिंघानियास। पर यहाँ पे हैंड्स डाउन अप्रोच, बिल्कुल मैं क्लियरली एक नाम बता देता हूँ, द नेम इज प्रतीक नायक।
इनकी पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल थी, पीडीएफ। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज रेडीली अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे मुझे इनका पीडीएफ मिल गया था। ये पीडीएफ आई थिंक ऐसे ही जैसे ये स्लाइड्स में बना रहा हूँ ना, ऐसे ही स्लाइड्स एक पेज ऐसे ऐसे करके आई थिंक रफली 1500-1600 पीडीएफ्स के पेजेस होंगे उसमें, पेजेस ऐसे स्लाइड्स, एंड दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे लगता है कि टेक्स टाइम। यू कैन ऑल्सो रेफर टू हिज यूट्यूब लेक्चर्स, बट वो दैट इज ओनली फॉर बिगिनर पार्ट। मतलब दैट इज टू इंश्योर कि आपका जो नीड है ना, इंटरेस्ट जो है वो इस सब्जेक्ट में आ सके। तो जो यूट्यूब लेक्चर्स हैं इनके, आपको इन पे मिल जाएगा प्रतीक नायक का। और इन यूट्यूब लेक्चर्स इज टू इंश्योर कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका इस पेपर में बना रहे। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव सीन, दैट हिज स्लाइड्स आर वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए वेरी क्लियर मैं आपको बोलूंगा, 6 to 10th की एनसीईआरटी, 6 to 10th की एनसीईआरटी। सेकंड, अगर आपको यूट्यूब पे अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एवरी माइंड वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। कुछ को रीडिंग करना पसंद है, दे कैन मेक देयर ओन नोट्स, बट एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू जो कि नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते हैं, बट दे वांट टू रेफर टू सम इंटरेक्टिव सेशंस और वीडियो लेसन्स। तो आप यूट्यूब पे, एक चैनल था जिस समय मैं पढ़ता था, उनका नाम शायद एजू मंत्रा हुआ करता था, पर अभी शायद उनका नाम चेंज होकर के एजू हैप हो गया था बाय द टाइम आई वाज लास्ट व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज। सो दिस इज द बेस्ट। इनसे बेटर तो है ही नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, आई डू नॉट मेक दैट क्लेम, बट मुझे बड़ा प्यारा लगा था इनका। तो यूट्यूब लिंक है इनका, आप यूट्यूब पे अभी सर्च कर लीजिए। लेट मी सी इफ आई कैन चेक। तो यू कैन सिंपली चेक इज यू हैप, इज यू हैप, ये रहा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो आप डायरेक्टली आप क्लास 8th साइंस इज यू हैप डालिए और आपको पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। हम देख ही लेते हैं, पोज करिए, देखिए। जैसे क्लास 8th, ये नहीं ये प्लेलिस्ट थी, ये रहा ना पूरा का पूरा, फुल साइंस फॉर 10th, फुल मैथ्स फॉर 10th, जैसे ये मैंने बोला। जैसे ये रहा आपका क्लास 10th, ये पूरा का पूरा, जैसे देखिए केमिकल रिएक्शंस वन शॉट, एक पूरा वीडियो, एंड दिस इज डन, ये पूरा का पूरा। तो दिस वे आई यूज टू कंप्लीट। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स होते हैं विच आर हाईली, वो कहते हैं ना कि दे आर वेरी हाईली डायनामिक इन नेचर। तो सबसे पहला आ गया आईटी एंड कंप्यूटर, जिसमें आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट्स इन आईटी, देन कम्युनिकेशन, जैसे 5G है, 4G है, LTE है, ये सारी चीज़ें। Then biotechnology is there, means technology which is based on bioparts, that is biology, nanobots and all, everything on the use of nanobots with the biochemical things, ये सारी चीजें। स्पेस टेक में आपका पूरा का पूरा नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी पार्ट बट द बेसिक साइंस ऑफ द स्पेस ऑल्सो कम, जिसमें आपको अर्थ, सन, स्टार का पूरा लाइफ साइकिल। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कि हमारे पास रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है कि नहीं, या फिर भारत में सबसे पहले किसने बनाया, देन व्हाट आर दी विच इज नोन एज द हॉर्स पावर फॉर दी रॉकेट लॉन्च, जैसे कि GSLV है, PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन वी हैव जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो ऐसे कर करके डिफरेंट वर्जन वो पढ़ने होते हैं। देन हेल्थ एस्पेक्ट, जैसे कि कोविड है, वो कोविड के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी, जैसे कोविड कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, देन चैलेंजेस, देन प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कोविड का वेरिएंट्स आ गया था हमारा, फिर देन वैक्सीन ऑन इट। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसी तरीके से कोविड के अलावा भी तो कुछ कुछ बीमारियां होंगी विच इज़ जेनरिक इन नेचर, और द कॉजेज बिहाइंड इट, जैसे वो पैरासाइटिक है और बैक्टीरियल है या फिर कुछ और वायरल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो जरूरी हो जाता है। देन डिफेंस इन दी करेंट कॉन्टेक्स्ट, जैसा हम देख पा रहे हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आपको इंश्योर करना है कि नॉट यू आर सेफ ओनली फ्रॉम द इंटरनली बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। और इसीलिए यहाँ को जब आप लिंक करेंगे अपने पॉलिटी में, तो आप पाएंगे कि एक्सटर्नल थ्रेट की वजह से भी देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिंग डॉट्स हैं। देन एनर्जी रिसोर्सेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने जब बात करी थी क्लाइमेट चेंज की, तो इसीलिए एनर्जी रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर नॉट पॉल्यूटिंग इन नेचर, अर्थात कि हमारे रिसोर्सेज का इतना जुडिशियस यूज हो रहा है कि इवन वी कैन यूज इट एंड टू इंश्योर दैट देयर इज डेवलपमेंट इन टू इट, एंड वी कैन फाइंड सम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज विच आर ऑल्सो दी बेस्ट। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें। अवार्ड्स एंड प्राइजेस बीच में पूछने नहीं लगे थे, बट अभी से अचानक ये टॉपिक्स आने लगे हैं, जैसे भारत रत्न एंड ऑल भी न्यूज़ में था, पद्मश्री न्यूज़ में था, तो वी कैन थिंक कि ये क्वेश्चंस तो आएंगे। एंड मिसलेनियस एनीथिंग न्यू विच इज which is a part of science but which cannot be categorized as a particular segment.
ओके, सो ऐसे करके हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाता है. सो मोर और लेस वी हैव डेल्ट द एंटायर सिलेबस. करंट अफेयर्स को भी हमने डील कर लिया है, आप मंथली मैगजीन्स को लेकर के खत्म. नाउ द बेस्ट थिंग इज कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने करने चाहिए और कितने साल का करना चाहिए. द आइडिया इज लास्ट 8 years. दिस इज क्रूशियल. और रेगुलर, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, रेगुलर, इससे ज़्यादा नहीं. आपको ऑनलाइन सोर्सेस, आप जाइए, ऑनलाइन सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन सोर्सेज पे जा करके इनको चेक करिए, दैट्स ऑल. या फिर आप कोई भी बुक ऑनलाइन जाइए, अमेजोन पे ऑर्डर कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बट इंश्योर करिए कि जो आंसर्स हैं वो वेरीफाइड हों, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव सीन मेनी बुक्स, आई वुड नॉट नेम देम, बट देर आर सर्टेन बुक्स, जैसे दिशा विसा की बुक्स हैं, उनमें बहुत गलतियाँ होती हैं. और भी एक बुक है उसमें भी बहुत गलतियाँ थी. मेरे पास भी एक बहुत ही फेमस एजुकेटर की बुक है, वो उनमें भी बहुत गलतियाँ हैं. So my purpose is not to waste any time, is to ensure कि what the thing is, how to ensure my syllabus is covered, and at the same time what are the things that we need to do. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 8 साल से ज़्यादा नहीं करने हैं. इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो पार्ट 1 है, जो हमारा GS1 है, विच इज़ योर प्रीलिम्स का फर्स्ट पार्ट, विच इज़ क्वालिफाइंग इन, इस तरीके से ख़त्म हो जाता है. जब हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड की बात करेंगे, विच इज़ योर पेपर 2 ऑफ प्रीलिम्स, हमारा आज का फोकस यही था कि हम दो चीज़ें कवर करेंगे, सिलेबस एंड बुक लिस्ट. तो यहाँ स्टैंडर्ड कोई बुक लिस्ट नहीं है, बट आई विल गो इन वेरी ब्रीफ. द फर्स्ट इज योर क्वांट पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सिंस आई हैव क्लियर्ड कैट ऑल्सो, इस वजह से मैं अथॉरिटेटिव फिगर तो नहीं हूँ, लेकिन फॉर श्योर सिंस इन 2020 ऑल्सो आई हैव क्लियर्ड माई CSAT. मेरा GS1 क्लियर नहीं हुआ था, CSAT क्लियर था. 2021 में भी CSAT क्लियर था, ये नहीं था. और 2022 में तो दोनों क्लियर थे. सो आई थिंक आई कैन डू द जस्टिस कि मैं कैट क्वालिफाइड हूँ, साथ में मैंने CSAT भी हर बार क्वालिफाई किया है, क्योंकि बेयर मिनिमम चाहिए. जैसा मैंने कहा ना, आपको 67 मार्क्स चाहिए. दैट इज द ओनली टास्क. आप इतना लेके आइए, यू आर क्लियरिंग द बैरियर एंड यू आर गोइंग थ्रू द फर्स्ट स्टेप, विच इज योर प्रीलिम्स. और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. क्वांटिटेटिव के लिए बहुत क्लियर कट एक बुक आती है, विच इज नोन एज क्वांटम कैट बाई सर्वेश वर्मा. दिस बुक इज वंडर्स. अगर राइटर का नाम गलत हो तो मैं यहाँ पब्लिकेशन भी लिख देता हूँ, अरिहंत की है. बहुत प्यारी बुक है. इससे प्यारी बुक आई थिंक इतनी बेसिक तरीके से और इतने प्यारे तरीके से नहीं लिखी गई. यहाँ आपको एवरीथिंग इज कवर्ड, हैंड्स डाउन. सेकेंड पार्ट इज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. ये लॉजिक्स का है. सो ये थोड़ा टाइम लगेगा रैशनल कनेक्शंस बनाने के लिए, तो प्रैक्टिस इज द की. एंड DI इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन. तो मैंने पहले भी कहा, मेकिंग सेंस आउट ऑफ इट. तो इफ़ यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ डेटा, जैसे ये एक पाई दे देंगे और ऐसा ऐसा कुछ रहेगा समथिंग, इसमें कुछ 20% X%, और ऐसे एक गोला कर देंगे, उसमें कहेंगे 70 डिग्री इज लेट्स से पॉपुलेशन ऑफ बैचलर्स हैविंग साइंस बैकग्राउंड, ऐसे कर करके, और फिर एक ओवरऑल नंबर दे देंगे, फिर कहेंगे कि मेक सेंस आउट ऑफ इट. तो विच इज़ योर LRDI. एंड द थर्ड पार्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन इज रीडिंग एबिलिटी. देखिए अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा है ना, इट इज़ मेकिंग सेंस. तो यहाँ पे ना आपका लॉजिक्स और प्रैक्टिस, इट इज़ द ओनली की. अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स स्पेशली एडिटोरियल्स, तो आई थिंक यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि कोई भी एडिटोरियल जो होता है लास्ट में कंक्लूड करता है. एंड आई थिंक इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, मोर देन इनफ. सो कॉम्प्रिहेंशन. एंड सेकेंडली, और PYQs ऊपर में भी मैंने बोल दिया है, 8 साल का तो आपको करना ही करना है. बट विथ रिस्पेक्ट टू CSET आप पिछले 4-5 साल का भी करेंगे, दैट विल डू द जॉब, क्योंकि 4-5 साल का मतलब होता है 500, 8 × 40, 400 क्वेश्चन. और उसके अलावा आप नए नए क्वेश्चन को डील करते रहिए थोड़ा बहुत. मतलब आप CSET को ना अब ऐसा सब्जेक्ट लेके नहीं चल सकते हैं कि नाउ दिस इज डन, मतलब ये तो हम लास्ट के 10 दिन में भी कर लेंगे. यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टू डेडिकेट सम अमाउंट ऑफ टाइम. आप वीकली कर लीजिए, वीक में 2-3 बार आप कर लीजिए. इट विल डू वंडर्स, फॉर श्योर इट विल डू वंडर्स. बट अल्टीमेटली याद रखिएगा, ईगो नहीं रखना है. आई ऑलवेज से इन ऑल ऑफ माई सेशंस ऑल्सो, इफ आई हैव गिवन, मेरी एक फ्रेंड थी मैथ्स बैकग्राउंड, IIT दिल्ली से, मैथ्स ऑप्शनल भी था उनका, बट सी फेल्ड इन CSAT. सो दिस इज समथिंग विच आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम हर जर्नी ऑल्सो, कि आपको यहाँ पर ना ईगो नहीं रखना है. ईगो इज नहीं. आपको सिंपली ध्यान रखना है कि दिस पेपर रिक्वायर्स ओनली 67 मार्क्स.
दैट्स ऑल। आप 67 नंबर ला करके भी क्लियर हो, आप 150 नंबर ला के भी क्लियर हो, आप 200 नंबर ला करके भी क्लियर हो, एंड दिस इज द ओनली थिंग। नाउ देर आर certain topics which are very regular and repeated in nature, regular plus repeated in CSAT only। जैसे डेट दिया रहेगा, हम डेट फॉर दिस चैलेंज, डेट डेट दिया रहेगा, एंड यू हैव टू फाइंड द डे ऑन दैट। जैसे लेट्स से 21/4/1894 को क्या दिन था। तो देर इज़ अ ट्रिक अबाउट इट, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। हियर आई वुड सजेस्ट कि जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो रेगुलर टॉपिक्स हैं, उनको ऐसे ही करके ख़त्म करेंगे। एंड आई थिंक इन दिस वे आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड अल्टीमेटली आई वुड से देर आर सर्टेन थिंग्स यू हैव टू इंश्योर। फर्स्ट, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, इट मीन्स 6 to 8 hours डेली, इफ़ योर कैपेसिटी अलाउज। क्योंकि बहुत लोग पढ़ पाते हैं, दे कैन गो फॉर एट मैक्स 9 hours, 9 to 9.5, दैट्स ऑल। एग्जाम के कुछ समय पहले आप थोड़ा अपनी पढ़ाई बढ़ा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं, दैट्स ऑल। दूसरा इज फियर इज नेचुरल। नेचुरल है यार, सबको होता है, ठीक है। मुझे भी था, आपको भी होगा, सो दिस इज नेचुरल। डर लगेगा, आपको हमेशा लगेगा दैट पेपर का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, बट यहाँ पे मैं यही कहूँगा, रिलेटेड टॉपिक, ट्रस्ट योर सेल्फ। इफ यू हैव बीन कंसिस्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ योर सेल्फ कि आपने पढ़ाई करी है, आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यू हैव बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग गुड इन दोज टेस्ट ऑल्सो, तो चीज़ें हो जाएंगी। फियर इज नेचुरल, यहाँ पे परेशान नहीं होना है। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, डो नॉट ओवर बर्डन योर सेल्फ। डोंट ओवर बर्डन और ओवर एग्जर्ट। बहुत बार क्या होता है कि हम पे परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, यू हैव टू वो कहते हैं ना कि उससे बचना होगा, वो टेंडेंसी से आपको बचना होगा। सो यू डू नॉट हैव टू ओवर बर्डन, यू डू नॉट हैव टू ओवर एग्जर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए, और इस तरीके से आई थिंक I'll end the first session over here, and I thank you all who would be going through the same. I have tried to be as simple. I have tried to ensure कि each and everything is covered. अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं covered हैं, so मेरा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम पे आई थिंक .me/आदित्य अद्वैत भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है आदित्य.अद्वैत। आप यहाँ पे भी मेरा चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। दिस इज दी टेलीग्राम लिंक, एंड दिस इज दी इंस्टाग्राम। दिस वुड बी माई इंस्टाग्राम लिंक। So this is everything from my side. I'll try to come up with more videos very soon. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है which might concern your preparation, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड that's all from my side for the first session. Thank you everybody. जय जय सीता।